1 जून 2022 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड दिस मॉर्निंग। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के टॉपर्स के बारे में। राइट, महिलाओं का ज़माना है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और मैंने शॉर्ट्स भी बनाए थे 2, एंड आई एम श्योर आपने वो देखे होंगे। तो उसमें जो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर हैं वो भी एक महिला हैं, और उन्होंने कहा कि जो टॉपर हैं रैंक 1, तो उन्होंने श्रुति शर्मा उनका नाम है, तो उन्होंने ये जो JMI की जो एकेडमी है वहाँ से तैयारी की और उनका फर्स्ट रैंक आया। तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट कहा था कि ये औरतों का, महिलाओं का ज़माना है। देन वी हैव आधार नंबर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जर्मनी की जो फॉरेन पॉलिसी है, तो उसमें एक दबाव जो है वो जर्मनी की पॉलिसी के ऊपर हमें नज़र आता है। और फोर्थ वन इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया। राइट, अब EV के बारे में तो बहुत सारी बातचीत हो गई, लेकिन यहाँ पर हम खास करके जो 3 व्हीलर्स हैं वो काफ़ी सक्सेस है। डू यू नो, EVs में 2 व्हीलर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं और 4 व्हीलर्स तो बहुत कम है, लेकिन 3 व्हीलर्स जो रिक्शॉज हैं वो बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे देश में। तो एक बहुत ही सक्सेस मॉडल है, और इसमें कुछ खामियां भी हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फेम 2 के टारगेट्स को देखने वाले हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो लेट्स क्रैक ऑन, लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल दो स्टूडेंट्स जो रेगुलर बेसिस पर इस सीरीज़ को शेयर करते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्यूरियसली एजुकेशन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ इस सीरीज़ को, इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी तक ये सीरीज़ अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंची है, राइट, और अपने पोटेंशियल तक पहुंचाने में इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बाय शेयरिंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। एंड प्लीज़ डोंट थिंक कि कोई और इसको शेयर कर देगा तो ये सीरीज़ हिट हो जाएगी ना। Personally, I want you guys to take charge and share this series, right? Let's talk about women at the top. The Hindu का ये आर्टिकल है। श्रुति शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 1, AIR इसको कहते हैं, राइट? AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1, श्रुति शर्मा। नंबर 2 पर हैं अंकिता अग्रवाल, एंड नंबर 3 पर हैं गामिनी सिंगला। अब देखिए, 3 लड़कियों का रैंक 1, 2, 3 पर आना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। वी नो अबाउट यूपीएससी, राइट? तो उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, एंड इसमें भी कुछ खामियां हैं। इट्स नॉट फ्लॉलेस, लेकिन चलो अभी हमारे पास बेस्ट अगर कोई मॉडल है तो यही है। इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, नो डाउट अबाउट इट। अब ऐसा नहीं है कि ये जो लड़कियां हैं या फिर ये जो टॉपर्स हैं, तो ये टॉपर्स ऐसे ही बचपन से ही इतने आउटस्टैंडिंग थे, टैलेंटेड। अब बहुत सारी कहानियां आपको पढ़ने को मिलेगी कि ये था वो था, क्योंकि सक्सेस के बाद ऐसा ही होता है ना कि फिर बड़ा चढ़ा कर के भी बातें जो हैं वो बोली जाती हैं। लेकिन ये तीनों कैंडिडेट्स ने, ये तीनों टॉपर्स ने ये कहा है कि उनकी ये जो जर्नी है ये काफ़ी लंबी रही, डिफ़िकल्ट रही और चैलेंजिंग भी रही। तो रैंक 1 को भी ये एग्जामिनेशन जो है वो चैलेंजिंग लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है, एक लॉन्ग जर्नी लगती है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि हार और जीत जो है ना वो हमेशा आपको फेस करनी पड़ेगी जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ फील होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हर रोज़ आपका दिन जो है वो सेम नहीं होगा। कोई चैलेंजिंग कस्टमर आ गया, कभी बॉस ने कुछ कह दिया, कभी टीम में कुछ हो गया। तो चैलेंजेस हर क्षेत्र में हर रोज़ हमें फेस करने ही पड़ते हैं दोस्तों, और इनके सॉल्यूशंस भी हमारे अंदर ही होते हैं। ये मोटिवेशन की बात नहीं है, दिस इज़ ए रियलिटी। जो रैंक 1 है उन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में ये रैंक 1 हासिल किया। जो सेकंड रैंकर हैं उन्होंने अपनी थर्ड ट्राई में
रैंक 2 हासिल किया। रैंक 1 रैंक 2 में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता है, कुछ मार्क्स का डिफरेंस होता है, राइट। दे ऑल आर ऑन द सेम बोट, सेम क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर। तो हम सब के ऐसे सक्सेसफुल लोगों के जीवन से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। एंड मैंने अभी तक ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं देखा है जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हों और उनके जीवन में स्ट्रगल ना रहा हो। भले ही फाइनेंशियल स्ट्रगल हो ना हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो स्ट्रगल्स, इंटरनल स्ट्रगल्स तो रहते ही हैं। With 10 of the top 25 rank holders being women, there is a lot to celebrate and ponder over. सोचने की भी बात है, सेलिब्रेट करने की भी बात है कि 25 टॉप 25 रैंक होल्डर्स जो हैं उसमें से 10 जो हैं वो महिलाएं हैं। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑल इंडिया सर्वे, अब हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, इन जनरल हमारे देश के एजुकेशन के बारे में बात करें और कहीं पर दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकारी आंकड़ों को ही देखें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक रिपोर्ट लॉन्च किया, ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन रिपोर्ट। तो ये कहता है कि हायर एजुकेशन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को देखा जाए तो महिलाओं का रेशियो कितना है, 27.3, और मेन का जो रेशियो है दैट इज़ 26.9। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट ये कहता है कि हायर एजुकेशन में महिलाओं का एडमिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ ए गुड थिंग। स्कूल लेवल तक की पढ़ाई अच्छी बात है, उसके बाद जो कॉलेज की पढ़ाई है वो भी इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा गर्ल्स जो हैं वो कॉलेज तक पहुंच रही हैं, कॉलेज के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच रही हैं, रिसर्च PhDs कर रही हैं महिलाएं। दैट इज़ ए गुड साइन, राइट। दूसरा एक आंकड़ा अगर आप देखेंगे कि इतना एजुकेशन लेने के बाद आज भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जॉब नहीं करती हैं, बिजनेस नहीं करती हैं, कोई प्रोफेशन में नहीं हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो हाउसवाइफ का काम करती हैं, जिसमें कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। हाउसवाइफ जो हैं इट्स लाइक ए पिलर। एक महिला जो हाउसवाइफ है वो पूरे घर को एक सपोर्ट के तौर पर, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर जो है वो काम करती है। तो अनफॉर्चुनेटली हाउसवाइफ का जो रोल है उसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि एक ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है हमारी, एक माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि अगर आप पैसे नहीं कमाते तो फिर आपका काम जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पैसे देकर भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीमार हैं तो यू कैन अपॉइंट ए नर्स। आप एक नर्स जो हैं, मेल हो फीमेल नर्स हो, और लेकिन आप अपॉइंट कर सकते हैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल को जो आपकी देखभाल करेंगे, आपको राइट। आप खाना नहीं खा पा रहे तो आपको खाना भी खिलाएंगे, आपकी आपकी जो ग्लूकोज की बॉटल्स चल रही है वो सारी चीज़ें देख लेंगे, दवाई खिला देंगे, एक्सेट्रा। लेकिन वो जो एक वार्मथ है, वो जो एक प्यार है, वो तो सिर्फ आपको अपने परिवारजनों से ही मिलेगा, राइट। चाहे वो वाइफ हो, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो। सो दिस इज अ फैक्ट, दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। एनीवे, इन दिस बैकड्रॉप, women comprised only 26% or 177 of the total 685 candidates recommended by the UPSC for the appointment to the IAS, IFS, IPS एंड सेंट्रल सर्विसेज एंड ग्रुप A एंड B। टोटल जो कैंडिडेट्स हैं तो उसमें से सिर्फ 26% महिलाएं हैं। तो टॉप लेवल पर, टॉप 25 पर चीज़ें अच्छी है, लेकिन जब हम ओवरऑल आंकड़े को देखते हैं तो महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है, और ये आंकड़ा जो है वो चेंज होना चाहिए। द रीज़न इज़ कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है तो उसकी लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो महिलाएं हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज में हो तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक अच्छी बात होगी। और बहुत सारे रीजंस की वजह से महिलाएं जो हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ाई लिखाई के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि शादी की वजह से पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, कई बार ऐसा होता है गरीबी की वजह से, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा शायद ही किसी देश में होता होगा, राइट। बहुत कम देशों में ऐसा होता होगा कि टॉयलेट और प्राइवेसी की फैसिलिटी ना होने की वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ता है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही है आफ्टर दिस स्वच्छ भारत अभियान एंड थिंग्स। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इश्यू है जिसको हमें कंटिन्यूसली एक ऐसी एक द राइट वर्ड वुड बी नॉट द रेवोल्यूशन बट आई वुड से कि एक ऐसा
मूवमेंट है, राइट, एक ऐसा मूवमेंट है जिसको हमें रोकना नहीं है, इसको हमें एक्सपांड करते ही जाना है. आई एम टॉकिंग अबाउट टॉयलेट्स, राइट, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड ऑफ कोर्स इन ऑफिसेज एज वेल. ये भी चीज़ जो है वो होनी चाहिए. अब धीरे धीरे इसको लेकर अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है. कुछ ऐसे रोल मॉडल्स हैं. इमेजिन कीजिए द फर्स्ट वुमन टू ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बैक इन 1951. ट्रेल ब्लेजर्स हैं ये, राइट. इन्होंने दरवाजे खोले. द फर्स्ट वुमन टू एंटर IAS, एना राजम मल्होत्रा, एनी जॉर्ज के नाम से भी ये फेमस है. देन वी हैव CB मुथम्मा, जो पहली IFS, राइट, इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करने वाली पहली महिला बनी 1948 में, और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की कि उनको एम्बेसडर नहीं बनाया जा रहा था, तो ये लड़ाई वो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई. तो अगेन हेड्स ऑफ टू द करेज. एंड देन वी नो किरण बेदी, राइट, फर्स्ट IPS ऑफिसर. देन वी हैव अनीता कौल. अनीता कौल ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के लिए जी जान लगा दिया, और फाइनली ये एक कानून हमारे देश में बना. और आज ये जो राइट टू एजुकेशन है, इट इज़ ए फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड. तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं, आज भी कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, जब भी खास करके जब वो पुलिस सर्विस में IPS, एक फीमेल IPS ऑफिसर को देखते हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है, लेकिन वो उतना नहीं कर पाए. बट देर आर सो मैनी फीमेल IPS ऑफिसर्स, उन्होंने कितने बड़े बदलाव किए हैं. एक टेड टॉक में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक टेड टॉक मुझे याद आया. तमिलनाडु के, आई थिंक कर्नाटका, नॉट तमिलनाडु, आई थिंक कर्नाटका के हैं IPS ऑफिसर. उनका नाम मुझे याद नहीं है, चेहरा याद है, लेकिन जो जयललिता है, उनके एक बहुत ही क्लोज व्यक्ति, एक महिला है, वो जेल में थी. अगेन उनका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को वो नाम याद आ गया होगा, आप गूगल भी कर सकते हैं. तो जयललिता को जहर देने की भी कोशिश की थी इस महिला ने. फिर से वो उनकी फ्रेंडशिप हो गई, और जयललिता के निधन के बाद वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहती थी, पार्टी को टेक ओवर करना चाहती थी, और फिर करप्शन का जो केस है तो उसमें भी उनका नाम आया, और वो जेल में गई. और जेल में बैठे बैठे वो अंदर बाहर जाना, सारे सेटिंग्स थे, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना. और एक महिला IPS ऑफिसर ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट के सामने रखे, और फिर इंक्वायरी बैठी, और बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो इसमें आए. और फाइनली जो ये जयललिता की जो एसोसिएट थी, तो उनकी ये जो लग्जरीज वो एंजॉय कर रही थी जेल में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो गई. तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. द अर्ली पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स करियर इज़ यूजुअली स्पेंड इन रूरल और सेमी अर्बन इंडिया. सिविल सर्विसेज की जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और जब उनकी पोस्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग में उनको ग्रामीण क्षेत्रों में, सेमी अर्बन एरिया में पोस्टिंग मिलती है. एंड इट्स अ गुड थिंग कि जब महिलाएं वहाँ पर जाएगी तो महिलाओं के हेल्थ के साथ जुड़े हुए इश्यूज़, लिटरेसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कास्ट, जेंडर डिस्पैरिटीज़, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करने में ये महिलाएं जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी. और सारे लेवल पर हमें महिलाओं की आवश्यकता है, राइट. ब्यूरोक्रेसी में अगर हम बात करें तो सिर्फ IAS ऑफिसर्स नहीं, बॉटम से लेकर अप तक सारे पूरे चेन में, राइट, पूरा जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की आवश्यकता है. सेम थिंग गोज़ विथ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भी ज़्यादा महिलाओं की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में 50% तो महिलाएं हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो 50% होना ही चाहिए. और मुझे लगता है इफ़ वी फॉलो ओशो की बातों को अगर आप सुनेंगे तो यू विल फाइंड कि वो तो बहुत कहते थे, ओशो तो यही कहते थे कि अगर दुनिया में जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ज़्यादातर देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स अगर महिलाएं होती तो कभी युद्ध जैसे ये World War I, World War II ही नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही रूट तक जाते हैं, राइट. फेमिनिज्म और मस्कुलिनिज्म जो है उसके रूट तक जाते हैं. बट एनीवे, आज हम उन सारी चीज़ों पर और ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं.
विल जस्ट हैंग बाय द फिगर्स कि 50% अगर पॉपुलेशन इस पृथ्वी की अगर महिलाएं हैं तो फिर 50% रिप्रेजेंटेशन जो है वो उनके अलग अलग पोस्ट पर होना चाहिए. क्वेश्चन फर्स्ट, द हिंदू का ये आर्टिकल है. 27 मई को एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ऑफ UIDAI ने, और इस नोटिफिकेशन में UIDAI ने लोगों को ये कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क्ड आधार नंबर जो है इसका इस्तेमाल कीजिए. और मास्क आधार जो होते हैं, आपने आई एम श्योर डिजी लॉकर में भी अब ये मास्क आधार आता है कि इसमें सिर्फ लास्ट 4 डिजिट्स जो है ना वही विजिबल होते हैं, बाकी के जो नंबर्स हैं वो विजिबल नहीं होते हैं. तो इससे सिक्योरिटी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है. तो ये UIDAI ने ये नोटिफिकेशन दिया, और उसके 2-3 दिन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया और कहा कि इस प्रकार के नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है. लोग जो है वो इस चीज़ को गलत तरीके से समझेंगे कि ये जो आधार हैं ये सिक्योर नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट. अब ये मास्क्ड आधार जो है ना ये 2018 से अवेलेबल है. मुझे इसका नाम नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि ये मास्क्ड आधार है. मीन्स जब मैं एक बार पहले ऐसा था कि अगर आप अपना जो डिजी लॉकर हैं वो डिजी लॉकर में अगर आप अपने आधार कार्ड को देखेंगे तो उसमें पूरा नंबर दिखता था डिजी लॉकर में. अगर आपने यूज़ किया है तो आपको इसके बारे में पता होगा. लेकिन कुछ समय के बाद पिछले कुछ सालों से सिचुएशन ऐसी हो गई, मीन्स ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया कि फिर नंबर्स जो हैं वो दिखते नहीं थे. तो फिर पता चला कि ये मास्क आधार हैं. तो 2018 के बाद इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो गई, और सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी ने ही इस चीज़ को रेकमेंड किया था, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा सेट्स हैं, हमारा नाम, लेट्स से आधार का आपका पूरा नंबर, फिर आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, राइट, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, इसका फ्रॉडस्टर्स काफ़ी मिसयूज़ कर सकते हैं. और इनफैक्ट UIDAI ने बहुत बार ऐसे केसेस भी रजिस्टर किए हैं. और बायोमेट्रिक थेफ्ट का इस्तेमाल होता है. जिस व्यक्ति को वेलफेयर बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ऐसे लोगों के वेलफेयर बेनिफिट्स भी चोरी किए जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे केसेस UIDAI ने ही रजिस्टर किए हैं. और कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो ये है कि एक तरफ सरकार की ही एक एजेंसी जो है वो ये कह रही है, और इनफैक्ट इस एजेंसी के भी कॉन्ट्राडिक्शन को देखिए कि एक तरफ जो है वो ये एजेंसी ये कहती है इट इज़ एडवाइजिंग कॉशन एंड यूजर डिस्क्रिशन इन रिवीलिंग वंस आधार नंबर. UIDAI कहती है कि आप थोड़े बहुत चौकन्ने रहिए, आपका जो आधार नंबर है वो दे रहे हैं तो बी केयरफुल अबाउट इट एंड थिंग्स. और दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि आधार जो है उसको एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पर आप यूज़ कीजिए, और ये तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन क्लियरली नज़र आ रहा है. एक तरफ आप इसको हेविली प्रमोट कर रहे हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पर, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप सोच समझकर अपना आधार नंबर जो है वो किसी को दीजिए. और इस प्रकार के केसेस भी रजिस्टर हो रहे हैं, और फिर UIDAI कुछ इश्यूज़ कह रही है, और ये कह रही है लोगों को कि भाई आप मास्क आधार यूज़ कीजिए. तो सरकार कह रही है कि नहीं, मास्क आधार जैसी एडवर्टीजमेंट आप मत कीजिए. तो व्हाट वी नीड इज़ वी नीड क्लैरिटी फ्रॉम गवर्नमेंट. थोड़ा और खुलकर गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से लोगों को इसके बारे में समझाने की ज़रूरत है. आधार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें आधार की वजह से ईजी भी हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन इस प्रकार की कन्फ्यूजन जो है ना वो फिर लोगों का भरोसा इस पर से उठ जाएगा, और बहुत ही मीन्स लोग इसको यूज़ करने में हिचकिचाएंगे. तो सरकार को क्लियरली बता देना चाहिए कि कितना सिक्योर है आधार, और कहाँ कहाँ पर फ्लॉज हैं, और जहाँ जहाँ पर फ्लॉज हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए सरकार क्या क्या चीज़ें कर रही है. चलिए, फ्लॉज बताने की शायद ज़रूरत ना हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फ्लॉज दिखाएंगे तो बहुत सारे लोग फिर उन फ्लॉज का मिसयूज़ करेंगे. और ये भी हो सकता है कि आप फ्लॉज बता देंगे तो फिर लोग जो हैं वो थोड़े कॉशियस हो जाएंगे उसको यूज़ करने में. तो इसके 2 पहलू हैं, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट को इसको लेकर क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है. शाइनिंग ए लाइट ऑन जर्मनीज स्टैंड इन यूक्रेन वॉर. रशिया ने इन्वाइट किया यूक्रेन को, एज वी ऑल नो, और
बहुत कम लोगों को शायद इस चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन 2014 के बाद जो बाल्टिक स्टेट्स हैं और पोलैंड जो हैं, इन्होंने ये वार्निंग दी थी। अब हम किस क्षेत्र की बात करें, ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, राइट। तो ये एस्टोनिया है, लतीविया, लिथुआनिया, ये सारे देश। और पोलैंड ये कह रहा था कि ये रशिया जो है ना, आज नहीं तो कल ये यूक्रेन पर हमला बोल देगा, और उसके बाद यूक्रेन के बाद ये हम पर हमला करेगा। ऐसा ये देश एक लंबे समय से 2014 के बाद से ये कह रहे थे। क्यों 2014 के बाद? क्योंकि ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ क्रीमिया। ये तो ये क्रीमिया 2014 में एनेक्स कर लिया, रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। अब जर्मनी जो है, जर्मनी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन का एक पिलर कंट्री है। और एक लंबे समय से जर्मनी का कहना यह था कि ये सारी जो वार्निंग्स हैं और अलार्म्स जो दे रहे हैं ये पोलैंड एक्सेट्रा, तो ये ऐसे ही डर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम रशिया को अच्छी तरीके से जानते हैं, रशिया ऐसा नहीं करेगा। और 2014 में जो रशिया ने किया, वो 1990 के बाद पहली बार रशिया ने यूरोप की बॉर्डर जो हैं उसको चेंज किया। 1990 के बाद यूरोप की बॉर्डर इनफैक्ट पहली बार चेंज हुई, और वो चेंज जो है वो रशिया ने क्रिएट किया बाय एनेक्सिंग क्रीमिया। अब जर्मनी और रशिया के बीच में एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी है, तो आप सोचेंगे कि नॉर्ड 1 होने के बावजूद ये नॉर्ड 2 क्यों? एक और पाइपलाइन है जो रशिया से वाया लैंड होते हुए यूक्रेन और दूसरे देशों से होते हुए जर्मनी पहुंचती हैं। जर्मनी इज़ ए बिग कस्टमर ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस। अब नॉर्ड स्ट्रीम की क्यों ज़रूरत थी? बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा तो बाकी की चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी, बट लेट मी टेल यू, जो नॉर्ड 1 था तो उसमें बहुत सारे पार्टनर्स थे। नॉर्ड 2 में रशिया ने क्या कहा, हमारे ही पाइप्स, राइट, हम आपके घर तक ये गैस पहुंचा देंगे। इतनी कस्टमर सर्विस जो है वो रशिया देने के लिए तैयार था, क्योंकि जर्मनी इतना बड़ा कस्टमर है। तो जर्मनी का कहना यह था कि हम जितना रशिया को समझते हैं उतना दुनिया के कोई दूसरा कोई भी देश जो है वो रशिया को नहीं समझता है। और व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उनके ऊपर अगर लेट्स से उनको रोकने की बात है तो जर्मनी इसमें एक रोल प्ले कर सकता है, थिंग्स लाइक दैट। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन नेटो के एक्सपांशन से पुतिन जो है वो उनके खुद के कुछ सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज थे। और ऐसा भी नहीं है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन चीज़ों के बारे में एक्सप्रेस ना किए हों अपने ओपिनियंस। उन्होंने पिछले लगभग आप पकड़ लीजिए 3 दशक से, राइट, 30 ईयर्स से वो कह रहे हैं कि ये नेटो का एक्सपांशन जो है वो नहीं होना चाहिए एंड थिंग्स। लेकिन नेटो जो है वो भी, उनका भी कसूर है, वो भी अपने आप को एक्सपांड करता रहा, और फाइनली रशिया जो है उसने इस यूक्रेन पर एक प्रकार का हमला बोल दिया। अब जर्मनी की एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस थिंग ओनली, कि जर्मनी जो है ये एक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, बहुत पैसा है जर्मनी के पास, लेकिन इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत कम उनके पास हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स और आर्टिलरीज हैं। इतनी कोई चीज़ें जो हैं वो जर्मनी के पास नहीं है। और नेटो या फिर आप कह सकते हैं कि यूएसए जो हैं उनके फाइटर जेट्स और ये सारी, मीन्स जर्मनी इज़ ए कंट्री के सबमरीन के इन्वेंशन में, इनोवेशंस में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड एज फार एज आई नो, जो हेलमेट हैं जो वॉर में यूज़ होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आर्मर्स जो हैं, तो ऐसी बहुत सारी डिफेंस की चीज़ें जो हैं, इसके इनोवेशन में, इसके इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों में जर्मनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा इतिहास है जर्मनी का। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी जो है, ख़ास करके हिटलर के बाद, जर्मनी के लोगों के प्रति दुनिया की नज़र जो है वो काफ़ी, मीन्स उनको ऐसा माना जाता था कि ये लोग बहुत ही एग्रेसिव हैं और युद्ध के प्यासे हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन आज के जो जर्मनी के लोग हैं वो काफ़ी अलग है। मीन्स हिटलर की जो मान्यता थी वो अलग थी, राइट, उस टाइम पर माहौल अलग था। लेकिन आज उस बात को कितने 70 ईयर्स से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स जितना वक्त हो चुका है। लेकिन जर्मनी जो है वो काफ़ी इस अपने अतीत से काफ़ी घबराया हुआ है कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो फिर लोग समझेंगे कि हम पीसफुल नहीं हैं, हम पैसिफिस्ट नहीं हैं, हम एग्रेसिव हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो आज भी ये सारी चीज़ें जो हैं, मिलिट्री फोर्स और पावर पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ का एक टैबू सब्जेक्ट हैं।
और उनका जो नेशनल मंत्रा रहा है वो यही है कि किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं है। जैसे कि यूक्रेन ने अगर हथियार मांगे जर्मनी से, तो जर्मनी ने उनको कुछ टैंक्स प्रोवाइड की, लेकिन ये सारी टैंक्स भी आउटडेटेड टैंक्स हैं। उन्होंने तो इनको डीकमीशन कर दिया। इस टैंक्स में जो गोला बारूद चाहिए, ये सारी चीज़ें जर्मनी के पास नहीं थी, और बहुत ही हिचकिचा रहा है जर्मनी बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि बहुत ही एक टेबू टॉपिक। और एंजेला मर्कल के समय में भी ये था, अभी जो स्कॉल्फ साहब है तो उनके समय में भी यही है कि जर्मनी जो है वो वेल्थी होने के बावजूद भी डिफेंस में इतना कोई आगे देश नहीं है। और अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए, कुछ ऐसे ट्रेड के रूट्स होते हैं, सी रूट्स, राइट, तो वहाँ पर ये पायरेसी और ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। तो जर्मनी ने अपनी नेवी को प्रोटेक्शन के लिए भेजा कुछ रूट्स में, तो वहाँ की मीडिया ने काफ़ी इस टॉपिक को सीरियसली लिया, और मीन सीरियसली इन द सेंस इसको कंडेम किया, कहा कि देखिए मिलिट्री एडवेंचरिज्म स्टार्ट कर दिया है सरकार ने एक्सेट्रा। तो बहुत ही घबराती है वहाँ की सरकार कोई इस प्रकार के डिफेंस को लेकर स्टैंड लेने में। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन का इम्पोर्टेंट प्लेयर है। पहले 3 सबसे स्ट्रॉन्ग देश थे यूरोप के, एक यूरोपियन यूनियन के, राइट, यूके, फ्रांस एंड ऑफ कोर्स जर्मनी। लेकिन अब यूके नहीं है आफ्टर ब्रेग्जिट, तो यूरोपियन यूनियन के 2 ही पिलर्स हैं, एक है फ्रांस एंड एक है जर्मनी। और नेटो का भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है जर्मनी, खास करके पैसे वैसे ये सारी चीज़ें वो नेटो को देता है, लेकिन डिफेंस और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूएसए का। इनफैक्ट अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका में ऑपरेशंस के लिए जो फाइटर जेट्स एक्सेट्रा और जो डिफेंस का सामान है, तो वो सारा सामान यूएसए कहाँ पे रखता है? जर्मनी में रखता है, और जर्मनी से अफ्रीका में सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। सो ये बन चुका है ये देश। और नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो इसकी एक लंबे समय से, कई दशकों से यही नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करते आया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वक्त ऐसा आ चुका है, ज़माना ऐसा आ चुका है कि शायद जर्मनी को अपना स्टैंड जो है, अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको चेंज करनी पड़े। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये बदलाव जो है वो हमारे देश में एक लंबे समय से आ चुका है। खास करके पीएम मोदी साहब की सरकार के आने के बाद एक स्टैंड चेंज हुआ है हमारा, राइट। अभी 2-3 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरकार जो है इसने 8 इयर्स ख़त्म किए, और सिक्योरिटी को लेकर हमारी सरकार मीन्स काफ़ी सीरियस है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। पहले ऐसा था कि कोई हमारे ऊपर हमला करता था तो हम कठोर निंदा करते थे, आज हम स्ट्राइक्स करके आते हैं, राइट। तो चेंज एक आया है, तो शायद ऐसा ही चेंज जो है वो जर्मनी में भी आ सकता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। इंडियाज ईवी एम्बिशन राइड्स ऑन 3 व्हील्स। द हिंदू का ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बहुत ही क्विकली, फेम, राइट, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, इसको लॉन्च किया गया, राइट। फर्स्ट फेज जो था इसका, तो इसके लिए सरकार ने 895 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए थे। फेज़ 2 में 10,000 करोड़ रुपए। और भारत जो है वो 2 तरीके से काम कर रहा है। एक डिमांड को इंक्रीज़ करने की कोशिश है, और एक सप्लाई को इंक्रीज़ करने की कोशिश है। फेम 2 जो है वो 3 सालों के लिए स्कीम थी, लेकिन देन वी हैड पेंडेमिक एंड ऑल, तो फिर इसको जून 2021 में 2 सालों का एक्सटेंशन दिया गया। अब इसके लक्ष्य क्या है, टारगेट्स क्या है? टारगेट यह है कि 10 लाख 2 व्हीलर्स, 5 लाख 3 व्हीलर्स, 55,000 4 व्हीलर्स और 7,000 बसेस, ई बसेस, राइट, इलेक्ट्रॉनिक बसेस। तो ये फेम 2 का टारगेट है, इतना हमारे देश में होना चाहिए। अगर आप पिछले 3 सालों के टारगेट्स को देखें तो टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पाए हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स अब आ चुके हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। लाइक अभी मैं पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में कि जो XUV 300 है, इसका कंप्लीट EV वर्जन 2023 में आने वाला है। और हीरो इलेक्ट्रिक, TVS एक्सेट्रा ने अपने अपने EV 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो हैं वो अनवेल किए हैं। दूसरे भी प्लेयर्स आ चुके हैं जैसे कि ओला एक्सेट्रा, राइट। तो इन्होंने भी EVs जो हैं वो हमारे देश में लॉन्च किए हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस थिंग कि 4 व्हीलर्स की बात करें, टोटल जो EVs रजिस्टर्ड है हमारे देश में, तो उसमें से सिर्फ 2.5% 4 व्हीलर्स हैं।
टू व्हीलर्स जो है वो समवेयर अराउंड 30% है। लेकिन ई रिक्शोज या फिर थ्री व्हीलर्स की बात करें तो 65% ईवीज जो हैं हमारे देश में दे आर थ्री व्हीलर्स। काफ़ी फेमस हुए हैं और 2019 में 4 लाख जितने थे और इजीली कहते हैं कि 2023 तक ये जो टारगेट है 5 लाख का वो ब्रीच कर जाएगा। ये 3 लाख, ये थ्री व्हीलर्स जो है ना वो हमारे देश में 5 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर हो जाएंगे बाय 2023। और कुछ हमारे 5 ऐसे राज्य हैं जैसे कि आसाम, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। टोटल जो ईवीज हैं खास करके थ्री व्हीलर्स जो हैं तो 80% जितने ई थ्री व्हीलर्स जो हैं वो इन 5 राज्यों में हैं। कुछ तो ये राज्य कर रहे हैं राइट, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में 40% जितने भी ये थ्री व्हीलर्स हैं तो इसमें 40% जितने तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। ये पांचों के 5 राज्य जो हैं ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की इतनी कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पुल और पुश फैक्टर्स हैं। ये जो थ्री व्हीलर्स हैं इनकी कीमत 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में होती है और बहुत सारे लोकल वर्कशॉप्स हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं जो इस प्रकार के थ्री व्हीलर्स को लोकली बना रही है और मार्केट में बेच रही है। और ऊपर से ये जो फेम 2 है तो इसके तहत उनको फाइनेंस भी मिल जाता है और यूनिक डिज़ाइन है। भारत के कम्यूटर्स को जो चाहिए वो चीज़ जो है वो दे देते हैं। और इनफैक्ट इतने फेमस हो चुके हैं ये थ्री व्हीलर्स कि जो लेगेसी ऑटो मेकर्स है यानी कि टाटा और महिंद्रा एंड अदर कंपनीज जो हैं, बजाज एक्सेट्रा, बजाज जो है वो थ्री व्हीलर्स एक लंबे समय से बना रही हैं। तो ये भी इन लोकल थ्री व्हीलर्स को compete नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीजंस हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन इतने फेमस क्यों हुए हैं? सब्सिडीज़ मिल रही हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस हो चुके हैं राइट ईवीज़। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि अगर एक परिवार हैं तो उसमें एक ही सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला अगर परिवार है तो उनको 30% सब्सिडी मिलेगी अगर वो ईवी खरीदेंगे तो। 30% सब्सिडी, 1 लाख का अगर ईवी है तो आपको सिर्फ 70,000 ही पे करने हैं। 30% सब्सिडी सरकार देगी, उत्तर प्रदेश सरकार। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आपको ईवी खरीदना है तो 100% लोन आपको मिलेगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश सरकार। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो यूपी प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो रिक्शॉज की अगर हम बात करें तो ये इनएक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो ओनर्स के लिए भी फ़ायदा हो जाता है। और टू व्हीलर्स की बात करें, फोर व्हीलर्स की बात करें तो ये इतना नहीं चलता है। उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स पर्सनल यूज़ के लिए होता है। रिक्शोज़ में क्या है कि आपको चलाने में कंफर्टेबल है नहीं है वो सारी चीज़ें आप नहीं देखेंगे। आपको तो ए टू बी, ए से बैठे बी में जाना है, बी से बैठे सी में जाना है, तो आप तो बैठ के उसमें लेट्स से 10 रुपये देकर आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो आप बस उतना ही देखेंगे, साफ़ सुथरी जगह होगी, राइट सीट मिल जाएगी तो दैट्स इट, आप बैठ के गए, उससे ज़्यादा आपका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन टू व्हीलर्स आपको चलाना है, फोर व्हीलर आप चला रहे हैं राइट, तो फिर आप देखेंगे कि उसकी बैलेंस कैसा है, सेफ्टी क्या है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आप देखेंगे राइट। आपको चार्जिंग की फैसिलिटी मिल रही है, ये वो एक्सेट्रा। तो ये सारे थ्री व्हीलर्स में आपको ये सारे इश्यूज़ नहीं है। उसमें 10-15 रुपये दिए, 20 रुपये दिए और आप बैठे एंड दैट्स इट, यू आर डन। उससे ज़्यादा चिंता जो है वो आपको नहीं करनी है उसमें। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इसका यूज़ ज़्यादा, मिलियंस ऑफ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटेशन के लिए, लेकिन ऑनर्स जो हैं दे आर नॉट इन मिलियंस ऑफ कोर्स। टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स की ये एक रीज़न है, पर्सनल यूज़ है, दिस इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़, बहुत सारे इश्यूज़ हमारे सामने हैं जैसे कि आग लग जाना, ये वो सारी चीज़ें, सेफ्टी को लेकर भी कंसर्न्स हैं। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं इसकी वजह से टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स जो हैं, और ख़ास करके चार्जिंग में समय लगता है, ये भी रीज़न है। अब लोकल कंपनीज जो बना रही हैं रिक्शोज़ को, चलो अच्छी बात है, बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो रही हैं एंड थिंग्स, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन द थिंग इज़, देखिए छोटी कंपनीज जो होती है, ऐसी कंपनीज, लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, तो टाटा के पास जो रिसर्च फैसिलिटी है, टाटा के पास जो एक्सपीरियंस स्टाफ हैं उनके पास राइट, वो सेफ्टी को लेकर, बैलेंसिंग, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट। कार या फिर टू व्हीलर बनाना, इट्स नॉट लाइक दैट ईजी
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, एरोडायनामिक टेस्टिंग होती है उसकी, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन, सो मेनी थिंग्स आते हैं, कितना लोड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें टाटा या फिर कोई भी बड़ी जो लेगेसी कंपनी है वो ये सारी चीज़ों को देखेगी। लोकल कंपनीज ये सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करती, वो सामान बना लिया या फिर रिक्शो बना ली और बिक रही है, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो भी इन पर नज़र रखें कि अगर आप ऐसे रिक्शोज़ बना रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे कुछ R&D भी होनी चाहिए, सेफ्टी को लेकर, बैलेंस और ये सारी चीज़ को लेकर, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। और अगर ओवरसाइट रेगुलेटरी बॉडीज़ इस पर आ जाएगी तो फिर ये कंपनीज के लिए भी अच्छा होगा। लेट्स से अगर टाटा कोई रिक्शो बनाएगी, टाटा या फिर M&M या फिर कोई भी कंपनी, तो वो बहुत टेस्टिंग करने के बाद, ऐसे ही टाटा थोड़ी रिक्शो बनाकर लॉन्च कर देगी। एक स्टैंडर्ड प्रॉपर डिज़ाइन होगी, पार्ट्स उनके बनेंगे एंड सो मेनी थिंग्स। तो वो जो एक रिक्शो बनाएगी तो उसकी कीमत ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग होगी। लेकिन फिर मुझे और आपको तो सिर्फ ट्रैवल ही करना है ना, हम ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि रिक्शो जो है वो बजाज की है या फिर किस कंपनी की है। हमें तो बस बैठे उतर गए, उससे ज़्यादा हम नहीं सोचेंगे। और जो ख़रीदने वाला व्यक्ति है वो कैलकुलेट करेगा कि टाटा की रिक्शो 2 लाख रुपए की आएगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की 1 लाख रुपए में आएगी, तो बेटर कि हम 1 लाख रुपए वाली ही रिक्शो ले लें, लेकिन सेफ्टी और वो सारी चीज़ें टाटा की रिक्शो में होगी। तो यहाँ पर सरकार को भी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ सेटअप करके ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि जो स्टार्टिंग के टाइम पर जब कार्स इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस टाइम पर धड़ाधड़ कोई भी कार बनाता था और ये सारे फीचर्स उसमें नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कार में बहुत सारे चेंजेस आए, राइट। तो ये सारे चेंजेस हमें रिक्शोज़ में भी चाहिए, 2 व्हीलर्स में चाहिए, 4 व्हीलर्स में चाहिए। और अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े सेफ्टी और ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सरकार को कुछ स्टेप उठाने की ज़रूरत है। बाकी एज़ फार एज पुश करने की बात है, सपोर्ट करने की बात है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश और दूसरे जो 5 राज्यों के बारे में हमने बात की, तो काफ़ी सही तरीके से वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। अब हमें ऐसा ही फोकस 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और बसेस को भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आज के इस वीडियो से, आज के इस डिस्कशन से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस लेक्चर विथ अदर पीपल एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।